ठीक है बच्चा पार्टी, तो मुझे लग रहा है कि बच्चे ज्वाइन कर जाने चाहिए थे। अभी तक ऑलरेडी 5 मिनट्स ऊपर हो चुके हैं। स्लोली बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। आई होप उनको उनका टाइम याद हो। ओके, सो आपकी स्क्रीन पे चैप्टर का नेम लिखा हुआ है। ये हमारी बायो का फर्स्ट चैप्टर है ना? आप सबने ये किया है ना, पढ़ा हुआ है ना ये चैप्टर सबने? कोई ऐसा तो नहीं है जो फर्स्ट टाइम ये चैप्टर पढ़ने जा रहा है? अगर होगा भी तो भी उस बच्चे को भी ये चैप्टर प्रॉपर्ली समझाया जाएगा, पढ़ा हुआ है। ठीक है, ओके। सो एक्चुअली हम आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, जो आपके स्कूल में एग्जाम है, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में चलेगा, थोड़ा सा। लेकिन जब हम एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू कर देंगे ना बच्चों, तब हम बहुत डिटेल में जाया करेंगे, बहुत स्लोली, और हर एक चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है? हेलो बच्चे, सबने ज्वाइन कर लिया है? ओके, सो अपनी इंट्रोडक्शन में मैं बता दूं, माय नेम इज लविशा and I'm the biology teacher, and I have been teaching biology for more than 3 years, and I have done my MSc honors in biochemistry from Punjab University. So I'm basically from Chandigarh, and yes, I will be teaching you biology. इस चैप्टर के बारे में बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर हम देखा जाए नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोगों को मे बी ना बताओ कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू में से इस चैप्टर में से मोस्टली एक क्वेश्चन आता है। कभी कभी इट हैपेंस कि 2 भी आ सकते हैं, बट मोस्टली 1 या 2 भी लगा लो क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ जाते हैं। ठीक है, इसकी ज्यादा वेटेज तो नहीं है। लेकिन कई बच्चे ना इस चैप्टर को लाइटली लेने लग जाते हैं। इट मीन्स कि उनको लगता है कि एक ही तो क्वेश्चन आना है, इसके पीछे टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है, राइट? ऐसा सोचने लग जाते हैं। बट ये ख्याल आपने अपने दिमाग में नहीं लाना, बिकॉज 1 क्वेश्चन मीन्स 4 मार्क्स। बच्चे नीट के एग्जाम में तो 1 मार्क के पीछे रैंक कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है, ये तो फिर भी 4 मार्क्स का सवाल है। तो हम इस 4 मार्क्स को हम लाइटली नहीं ले सकते, और वो भी तब जब चैप्टर इतना इजी और इतना छोटू सा हो। तो इतना छोटा सा हमारा चैप्टर है, उसमें भी हम क्वेश्चंस छोड़ देंगे तो दैट वुड नॉट मेक एनी सेंस ना। तो हम इस चैप्टर को आज हम ब्रीफली हम इसको स्टडी करेंगे, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, और ये जो क्वेश्चंस नीट में आते हैं हम ट्राई करेंगे कि हम वो भी कवर करें। ठीक है? सो बेसिकली हम इस चैप्टर की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आप लोगों को दे दूंगी, समरी सी दे दूंगी, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे टेस्ट करने के लिए कि आप लोगों को कितना समझ आया। ग्रेट, अब हम स्टार्ट करें। थम्स अप कर दें बच्चों चैट में इफ यू आर रेडी टू गो। और मुझे पता लग जाएगा कि कितनी एक्टिव हैं बच्चे, कितने एक्टिवली सुन रहे हैं। ठीक है, करिश्मा ने थम्स अप दे दिया। ओके, ठीक, ग्रेट ग्रेट, इट मीन्स यू ऑल आर रेडी। सो नाउ आपकी स्क्रीन पे आपको 2 चीजें दिख रही होंगी, वन इज दिस कैट एंड वन इज दिस चेयर। कोई मुझे बता सकता है हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन दिस? इस कैट और चेयर में मेजर डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कैट एंड चेयर? कौन बताएगा चैट बॉक्स में? कैट और चेयर में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल, हैप्पी ने भी सही आंसर दिया है। कैट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और जो हमारी चेयर है वो नॉन लिविंग है। बिल्कुल, सभी बच्चों ने ऑलमोस्ट यही आंसर दिया है, और बिल्कुल सही आंसर भी दिया है कि जो कैट है इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड जो चेयर है इट इज अ नॉन लिविंग थिंग। ठीक है? सो हमें कैसे पता लगा हम लिविंग और नॉन लिविंग में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? कुछ तो फर्क होगा, कुछ तो इसमें ऐसी गड़बड़ है, कुछ तो ऐसी चीज है जो हम चेयर को नॉन लिविंग कह रहे हैं और कैट को लिविंग कह रहे हैं, है ना? तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि लिविंग क्या होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है दैट कैन ग्रो, मूव, reproduce, respire and carry out various cellular activities. ठीक है? अब इसको याद करने का मैं आपको एक तरीका बताती हूँ।
छोटे होते हम एक गेम खेलते थे, कोई मुझे उस गेम का नाम तो याद नहीं है, चाय गरम कॉफी गरम पीने वाला बेशरम, ऐसी कोई गेम थी राइट। तो उसमें से चाय कॉफी गरम, ये टर्म याद रहेगी आपको, चाय कॉफी गरम, है ना। खेलते थे ना ये गेम, हम सबने खेली होगी, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा क्या गेम थी, बट चलो जो भी थी। सो इसमें तो ये एक तरीका है आपको याद कराने का। सो इसमें जो चाय कॉफी, जो फर्स्ट सी है, इट स्टैंड्स फॉर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक जो है स्पेसिफिकली किनकी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही सेल्स के बने होते हैं, नॉन लिविंग नहीं बने होते। ठीक है। जो दूसरा सी है, इट स्टैंड्स फॉर कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियसनेस का मतलब है द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। अब स्टिमुलस क्या होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगी, बस पहले आपने ये टर्म्स याद कर लेनी है। सी, पहला सी स्टैंड्स फॉर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा सी स्टैंड्स फॉर कॉन्शियसनेस, जी स्टैंड्स फॉर ग्रोथ, आर स्टैंड्स फॉर रिप्रोडक्शन एंड एम स्टैंड्स फॉर मेटाबॉलिज्म। बिल्कुल सही, करिश्मा ने सही आंसर दिया, मेटाबॉलिज्म। ठीक है। सो अब ये चीजें क्या है, सबसे पहला आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इट मींस कि जो हमारी बॉडी है वो किसकी बनी हुई है, सेल्स की, ये मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट टर्म आती है यहाँ पे देखो, ये पहले मेड अप ऑफ सेल्स, तो ये क्लियर हो गया। सेकेंड टर्म है रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट। अब स्टिमुलस वर्ड बताया था ना मैंने, स्टिमुलस क्या होता है ये आप लोग सब ध्यान से सुनना। ठीक है। स्टिमुलस का मतलब होता है चेंज इन आवर सराउंडिंग। बिल्कुल, सत्यम ने बिल्कुल सही आंसर दिया, एक्सटर्नल चेंज। तो चेंज इन सराउंडिंग और एनवायरनमेंट, इसको कहते हैं स्टिमुलस। सो एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज आप लोग बाहर खड़े हैं, एकदम से आंधी और तूफान आ गया, तो आप क्या करेंगे, खड़े रहेंगे, नहीं ना। वी विल रन टूवर्ड्स अ शेल्टर, कहीं भी जहां पर हमें छत के नीचे भागेंगे, बिकॉज हमें अपने आप को बचाना है। तो वो क्या था, एकदम से जो आंधी तूफान आया, दैट वाज अ स्टिमुलस। हमारे एनवायरनमेंट में एक सडन चेंज आ गया, और हम बीइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम क्या करते हैं, जब भी कोई चेंज आता है हम उस चेंज को रिस्पॉन्ड करते हैं। सपोज आप बैठे हो और मैं आपके आगे आपके आईज में एकदम से फ्लैश लाइट मारूंगी, तो आप क्या करोगे, आप अपनी आईज शट कर लोगे, एकदम से ऑटोमेटिकली ये आप में आएगा कि यू विल शट योर आईज। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज जैसे ही हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी सराउंडिंग में चेंज आता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव दिस टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड टू दैट चेंज। तो उस चेंज को रिस्पॉन्ड करने को हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी by virtue of which we respond to the stimulus or any change in our surrounding। ये समझ आया कि कॉन्शियसनेस क्या है, ये हमारी एबिलिटी है किसी भी चेंज को रिस्पॉन्ड करने की। ठीक है, समझ आ गया ना, गुड। उसके बाद ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है, अब ग्रोथ में बच्चों दो चीजें आती हैं। ग्रोथ में एक आता है इंक्रीज इन मास, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के मास में इंक्रीज आ रहा है, और दूसरा है इंक्रीज इन नंबर, बिल्कुल सही, इंक्रीज इन सेल नंबर। I can see Karishma is very actively participating in this class. That is very nice. है ना, मुझे पता लग जाता है टीचर को कि बच्चा कितना अटेंटिवली सुन रहा है ना, और कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। So I want this kind of participation from everyone. Okay. So G stands for growth, और growth में कौन सी दो चीजें आती हैं, one is increase in mass and the other is increase in cell number। तो mass का increase करना और number of cells का increase करना, इसको हम cell division भी कहते हैं, है ना। तो ये किस कैटेगरी में आ जाती है, ग्रोथ। उसके बाद आ गया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स।
ये तो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही एबिलिटी है ना रिप्रोड्यूस करने की, न्यू जनरेशन बनाने की, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आती है मेटाबॉलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बट ये जितना मुश्किल सा नाम है ना उतना ही ये इजी है। और ये किसी बच्चे ने इसका आंसर भी दिया है, बिल्कुल सही। गुंजन इज सेइंग केमिकल एक्टिविटीज, बिल्कुल सही गुंजन। किसने आंसर दिया था अभी? सम ऑफ टोटल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी, यस ऋतिक ने आंसर दिया था, बिल्कुल सही। तो बेसिकली हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। हैप्पी ने भी सही बोला, केमिकल रिएक्शंस। सो ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, उनको हम सम अप करके क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। आप केमिस्ट्री लैब में गए हो कभी, वहां पे एक्सपेरिमेंट रन किया है? परफॉर्म करते हैं ना हम लैब में एक्सपेरिमेंट्स, रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो वैसे ही रिएक्शंस हमारी बॉडी में नेचुरली चल रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। फूड ब्रेक हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, बिल्कुल करिश्मा सिंह, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक। तो ये सारे रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, तो उन सारे रिएक्शंस के सम टोटल को हम क्या बोल देते हैं? मेटाबॉलिज्म। और देखो ये रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही हो रहे हैं, नॉन लिविंग में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, चेयर टेबल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, उनके अंदर कोई रिएक्शंस नहीं चल रहे हैं। और यही एक्चुअली में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बहुत खासियत भी है। ये सारे पॉइंट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चाय, कॉफी, गरम, ये याद हो गया सबको? अब कोई इसमें गलती तो नहीं करेगा किसी भी तरह की? यस, प्रिंस, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, बिल्कुल। मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, ठीक है। सो ये मैंने आपको देखो इन डिटेल ना, मतलब शॉर्ट में मैंने आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन बता दी कि लिविंग टर्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, सो इस टेबल में भी वही सब बताया हुआ है। सबसे पहले कि इट इज मेड अप ऑफ सेल्स, फिर नंबर 2 कि इट रिस्पॉन्ड्स टू द एनवायरनमेंट या स्टिमुलस, नंबर 3 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नंबर 4 एनर्जी यूज करना और रिएक्शंस करना, ठीक है, नंबर 5 रिप्रोडक्शन, और देन सेलुलर लेवल, डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, बाद में पूछूंगी। अभी मैं पहले आपको ग्रोथ बताती हूँ, इन डिटेल बताती हूँ ग्रोथ क्या होती है। सो ग्रोथ का मतलब क्या है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, द एबिलिटी टू इंक्रीज द साइज थ्रू सेल ग्रोथ एंड सेल डिविजन। तो ग्रोथ में दो चीजें आ गई, वन इज इंक्रीज इन मास, ठीक है, एंड द अदर इज सेल डिविजन। ये आ गया हमारा ग्रोथ, बहुत इजी है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन भी मैं बता चुकी हूँ, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इंडिविजुअल लाइक इट्स ओन, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करना, वो रिप्रोडक्शन है। अब जैसे ये एक फिगर है मैंने बनाई, इसमें आप देख सकते हो कि एक सेल था, वो सेल फिर ग्रो किया, ठीक है, एंड इट डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू सेल्स। तो इसमें क्या हुआ? सेल का नंबर इंक्रीज होगा, तो ये होगी हमारी ग्रोथ, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आता है मेटाबॉलिज्म। ये भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इट इज द सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फिर भी अगर आपको ना प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए तो द डेफिनेशन इज सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ। टू सस्टेन लाइफ मीन्स जीवित रहने के लिए वो सारे केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं, इट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। क्लियर यहां तक सबको? नेक्स्ट टर्म आ गई कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। वो प्रॉपर्टी बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस और चेंज इन द एनवायरनमेंट। तो ये स्टिमुलस वर्ड सबको क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? मैं रैंडमली किसी से भी पूछ सकती हूँ क्वेश्चन, कोई अभी डाउट है तो आप पूछ लो। नहीं है ना कोई डाउट? ठीक है सुहानी, थैंक यू। ओके, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, दैट इज ह्यूमन आर सेल्फ कॉन्शियस। ये तो है बच्चे। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग। जिसमें आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हमारे पास ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्टली क्या होते ही लिविंग में, नॉन लिविंग में नहीं होते हैं, ठीक है। स्टिमुलस कह रहा है कोई बच्चा एक्सप्लेन करने को। स्टिमुलस का मतलब होता है हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आ रहा है। अगर हम बैठे हैं साथ में, कोई बच्चा आपके
पिंच कर दे आपको, तो क्या हुआ, आपके एनवायरनमेंट में, आपके सराउंडिंग में एकदम से चेंज आया, आप उस पर रिस्पॉन्ड करोगे, आप एकदम से है ना पीछे हट जाओगे। तो कुछ भी हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आ रहा है, सडन चेंज आ रहा है, उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं, और हम हमेशा स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई भी चेंज आएगा हमारे एनवायरनमेंट में, वी ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू दैट चेंज। अब क्लियर हो गया स्टिमुलस का मतलब? ठीक है, ओके मनीषा। अब ग्रुपिंग, अब जैसे हमारे पास अवंती फेलोज में ना बच्चों +1 क्लास के बहुत सारे बच्चे हैं, थाउजेंड्स में स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं। अगर हम इस सब बच्चों का एक ही ग्रुप बना देते तो कितना मुश्किल हो जाना था हमारे लिए पढ़ना, सबके लिए, टीचर के लिए पढ़ाना भी मुश्किल हो जाना था, बच्चों के लिए पढ़ना भी मुश्किल हो जाना था, राइट? मानते हो ये चीज को? तो हमने क्या किया, सब बच्चों के अलग अलग ग्रुप्स बना दिए, जिसको जो टाइम कंफर्टेबल लगता था ना। अगर सपोज कई बच्चों ने 7:45 वाला टाइम चूज किया, तो जिनका सिमिलर टाइम था हमने उनका वो बैच बना दिया, वो ग्रुप बना दिया। जिनको मॉर्निंग वाला सिलेक्ट किया था, जिनकी सिमिलैरिटी थी मॉर्निंग वालों की, हमने उन सबको मॉर्निंग वाला बैच दे दिया। तो हमने क्या किया, अपना काम आसान कर दिया, हमने ग्रुपिंग कर दी। सिमिलरली विशाल इज आस्किंग कॉन्शियसनेस। बच्चे कॉन्शियसनेस का मतलब होता है एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एनी चेंज, ठीक है? अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है हमने, और इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने उनको ग्रुप कर दिया, ठीक है? हमने उनके जो भी कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमने उनको अलग अलग ग्रुप्स बना दिए, और हर एक ग्रुप को, हर एक लेवल को हमने उनको हम कहते हैं टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बना दी ना, तो हर ग्रुप को हम क्या नाम दे देते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो हम उसको टेक्सॉन बोलते हैं। हर एक कैटेगरी जिसको हम नाम देते हैं, हम उसको टेक्सॉन देते हैं। टेक्सॉन मैं आपको आगे बताती हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको नेक्स्ट उसमें। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स हैं, जैसे सभी इंसेक्ट्स में एक कॉमन चीज है। वो क्या है कॉमन चीज? कि सभी इंसेक्ट्स में दे हैव 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। ये एक कॉमन फीचर है इंसेक्ट्स का, जो उनमें होता ही होता है। कोई भी इंसेक्ट है, जैसे मैंने आपको फिगर में एक हाउस फ्लाई और एक बीटल काइंड ऑफ कोई ऑर्गेनिज्म है, तो इनमें देखो, ये फर्स्ट पेयर है लेग का, ये सेकंड पेयर है, और ये थर्ड पेयर है। सेम इज विद दिस बीटल, इनका एक एक पेयर ये हो गया, दूसरा ये, और तीसरा ये। सो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, उनको उनमें एक चीज कॉमन होगी ही होगी, दैट दे विल हैव 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। 3 पेयर्स यानी कि 6 लेग्स होंगी उनकी, 2 के पेयर्स होंगे, तीन तीन पेयर्स। सो उनको हमने किस कैटेगरी में रख दिया? इंसेक्ट्स की कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है? जैसे जिन बच्चों ने 7:45 वाला टाइम चूज किया था, हमने उन सबको किस में डाल दिया? इवनिंग के 7:45 में डाल दिया। सिमिलरली जिनकी सिमिलैरिटीज होती है, हम उनके अलग अलग ग्रुप बना देते हैं, ठीक है? अब इसी क्लासिफिकेशन को हम डिटेल में करेंगे। अब 2 टर्म्स आएंगे बच्चे, टेक्सोनॉमी और सिस्टेमैटिक्स। आपने इनमें कंफ्यूज नहीं होना। इन 2 टर्म के ना मीनिंग्स मैं आपको बताती हूँ। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन करना एंड नेमिंग करना ऑर्गेनिज्म की। तो एक तो हो गया हमने क्लासिफाई करना, हमने ग्रुप कर दिया, और उसके बाद हमने ऑर्गेनिजम्स को नेम किया, यानी कि उनका नामकरण करना। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई होता है, कोई भी है ना, कोई स्पीशी, कोई भी नवा ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हुआ, तो हमें उसका नाम रखना पड़ता है। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, हम उसका नामकरण करते हैं ना, हम उसका नाम रखते हैं। क्यों? ताकि हम उसको डिफरेंशिएट कर सकें, हमें पता लग जाए कि हाँ बाकी बच्चों में से इसका नाम ये है। सबका नाम तभी रखते हैं। तो टेक्सोनॉमी में क्या आता है? टेक्सोनॉमी में इट इज बेसिकली क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्लियर? और सिस्टमैटिक्स जो टर्म है, सिस्टमैटिक्स इज इन्वॉल्व्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। अब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके एंसेस्टर्स तक रिलेशनशिप निकालना, कि हाँ चांसेस हैं कि ये इनसे इवॉल्व होकर आया है। सबसे बेसिक एग्जांपल है, ह्यूमन बींग्स को क्या कंसिडर करते हैं कि ये चिंपैंजीज, एप्स जो होते थे, ह्यूमन बींग्स चिंपैंजीज से इवॉल्व हुए हैं। तो अगर सपोज कोई स्पीशी आइडेंटिफाई होती है, तो फिर देखते हैं कि बैक जाते हैं कि ये कहाँ से इवॉल्व हुआ होगा। तो वो स्टडी जिसमें हम डिटरमिन करते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म का, उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स। और जिसमें हम सिर्फ क्लासिफाई करते हैं और नेमिंग करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी। ये 2 टर्म्स क्लियर हो गए, टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में डिफरेंस। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। हाँ, टेक्सोनॉमी बेसिकली क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग, और हमारे इस चैप्टर में मेनली हम
टेक्सोनॉमी के बारे में ही पढ़ेंगे, बट सिस्टमैटिक्स का आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए कि इट इज इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्लियर? हाँ जी बच्चे चैट बॉक्स में बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, पढ़ लिया मैंने आंसर आप सबके। ओके सो अब हम टेक्सोनॉमी पर ही मेनली फोकस करेंगे। तो टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग वेरियस ऑर्गेनिजम्स इनटू सक्सेसिव लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो हमने बेसिकली उन सभी ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये ऑर्डर कहाँ से शुरू होता है? किंगडम से शुरू होता है, स्पीशीज तक जाता है, या स्पीशीज से शुरू होकर किंगडम तक जाता है। सुना है ना ये आपने सब? ठीक है, ये टेबल है। इसको याद करने का एक तरीका मुझे मॉर्निंग की क्लास में एक बच्चे ने बताया था, तो जिसको नहीं याद है उसको, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। ओ ये थोड़ा सा फनी भी है। ये तरीका मुझे आज मॉर्निंग में ही पता लगा है, आप एक स्टूडेंट ने ही मुझे बताया, मुझे बड़ा अच्छा भी लगा। मैंने कहा आई शुड शेयर दिस विद एवरीवन, है ना? सो हाँ, तो ये तरीका है याद करने का, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। अगर आपको पहले से ही पता था तो दैट इज गुड, मुझे तो आज ये चीज पता लगी ना, आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद एवरीवन, है ना? याद करने का अच्छा तरीका है। सो के स्टैंड्स फॉर किंगडम, देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ये ऑर्डर क्लियर हो गया? तो अगर आपको ये ऑर्डर याद हो गया ना, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ये ऑर्डर एक बार याद होना चाहिए, फिर हर एक चीज की डेफिनेशन बहुत इजी है। ठीक है, करिश्मा को याद है बिल्कुल, जिनको याद है उनको बहुत अच्छा, जिनको नहीं याद उनको मैंने ये तरीका भी बता दिया। आप ये नोट कर सकते हैं। आई होप आप लोग अपनी कॉपी पेंसिल अपने साथ रखी हुई है, तो इफ समवन वांट्स टू नोट दिस ना, यू कैन नोट दिस डाउन ऑल्सो। ये आपको याद करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हमें ये तो याद रहता है स्पीशीज, जीनस, ऊपर किंगडम और फाइलम भी याद है, ये बीच के जो क्लास, ऑर्डर, फैमिली है ना, ये ऑफन कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें। तो आप इसको याद करने का मैंने आपको एक तरीका बता दिया। ठीक है, ओके। अब आपको सबसे पहले मैं स्पीशीज बताऊंगी, फिर मैं बताऊंगी कि जो सेम स्पीशीज होती हैं वो एक जीनस बनाती हैं। हाँ ठीक है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ना मैं आपसे एक टेस्ट लेना चाहूंगी। वो ये है कि हमने 8th 9th क्लास में बहुत छोटे होते पढ़ा है कि सेल्स होते हैं, फिर ग्रुप ऑफ सेल्स, सेम टाइप के जो सेल्स होंगे दे विल फॉर्म अ ग्रुप, और उनको हम कुछ टर्म यूज करते हैं। तो कौन मुझे चैट बॉक्स में बताएगा कि ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होते हैं? टिश्यूज, बिल्कुल सही। मनीषा, राशिद एंड सबने आंसर दिया टिश्यू, बिल्कुल सही। सो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होते हैं? टिश्यू। और ग्रुप ऑफ टिश्यूज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सिमिलर टिश्यूज ऑर्गन बनाते हैं, बिल्कुल सही। एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या बनाते हैं? सभी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। इससे पता लग रहा है मुझे कि सब कितने अटेंटिव हैं। ऑर्गन सिस्टम, वेरी गुड। और फिर ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? पूरा ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही। सबने आंसर सही दिया। मैं एक एक बच्चे का नाम तो नहीं दूंगी, बट मैं पढ़ रही हूँ सबके आंसर्स की, सब बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, सो अब इसका इसमें क्या रोल था? अब आप सोचोगे स्पीशीज वगैरह के बीच में सेल्स कहाँ से आ गया? तो ये एक तरीका है आपको याद कराने का। जैसे सेल्स होते हैं, सेम टाइप के सेल्स क्या बनाते हैं? टिश्यू। फिर वही सेम टाइप के टिश्यूज क्या बनाते हैं? ऑर्गन। फिर सेम टाइप के जो ऑर्गन्स होंगे वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और फिर ऑर्गेनिज्म बनते हैं। सिमिलरली अब हम इस टेबल पर आते हैं जिसमें हम स्पीशीज, जीनस कर रहे थे। तो स्पीशीज सबसे छोटा यूनिट है। दो सिमिलर स्पीशीज या दो से ज्यादा सिमिलर स्पीशीज क्या बनाएंगी? जीनस। दो से ज्यादा सिमिलर जीनस या जेनेरा, वो क्या बनाएंगे? फैमिली। देन सेम यही डेफिनेशन सबके लिए चलती रहेगी। वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज क्या बनाएंगी? ऑर्डर।
वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स क्या बनाएंगे, क्लास, फिर फाइलम एंड देन किंगडम। डेफिनेशन इजी होगी, हमें सीरीज याद होगी और डिफाइन करने का तरीका भी याद हो गया। इसमें कुछ मंत्र नहीं पढ़ने, कुछ नहीं करना, वेरी इजी, राइट? थम्स अप। इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं है, क्लियर हो गया ना? ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आपको स्पीशीज बताती हूँ, स्पीशीज क्या होता है। अगर आपने अब स्पीशीज डिफाइन कर लिया ना, उसके बाद आप सारी डेफिनेशंस खुद ही बना सकते हो, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब बच्चे क्लास के टाइमिंग्स चेंज करने थोड़े मुश्किल हैं, बिकॉज इस तरह से ना सब बच्चे वो करने लग जाएंगे, बड़ी मुश्किल से ये सेट हुए हैं टाइम टेबल। तो आप ट्राई करें कि अगर कुछ और इश्यूज हैं तो आप उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करें और इस टाइम को निकालें। हाँ, अगर बाई चांस आप क्लास नहीं लगा पा रहे ड्यू टू एनी रीजन, तो हमारी 9 to 10 एक ओपन बैच होता है। इसके बाद ना अभी 9 to 10 एक बैच होगा, ओपन बैच कहते हैं उसको, उसमें सारी क्लासेस लगा करेंगे। तो अगर आप सपोज ये क्लास मिस कर दिया आपने, ये वाली, तो आप ओपन बैच में लगा सकते हैं वो क्लास। ये ऑप्शन आपको हमने अवेलेबल कर दिया, ठीक है? ओके, सो नाउ वी कम टू बच्चे। इसमें आई डोंट थिंक सो कि जिन्होंने 4 बजे का टाइम दिया है उनको क्लास ये टाइम का क्यों मिला है, तो आप ओपन बैच में ले सकते हैं। ओपन बैच में टीचर शायद कोई और ही होगा, मैं भी हो सकती हूँ, बट ये डिपेंड करता है कि आपको जो लिंक मिला है वो कौन से टीचर का मिला है। तो ये तो कुछ फिक्स नहीं हो सकता आपको कौन सा टीचर होगा, मे बी डिफरेंट हो, मे बी सेम हो, है ना? ओके, तो हम स्पीशीज करें। स्पीशीज क्या है? is a natural population of individuals or group of populations that resemble one another in all the essential morphological and reproductive characteristics. अब morphological क्या होता है? Morphological का मतलब होता है external appearance, बाहर से देखने में कोई कैसा है, वो होता है morphological appearance। पता है सबको? morphological appearance का मतलब है external appearance, ठीक है? बिल्कुल। जो बाहर से देखने में सेम है वो एक स्पीशी में आते हैं। कैट्स देखने में एक जैसी हैं तो एक स्पीशी में आती हैं, ठीक है? और उनके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स भी सेम होंगे। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स का क्या मतलब है? कि दे कैन इंटरब्रीड। इंटरब्रीड मीन्स कि वो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है? और न्यू ऑफस्प्रिंग्स, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये एक लाइन है एंड दिस इज अ टाइगर। तो लायन देखने में देखो अलग है, डिफरेंट है, और टाइगर अलग है। दोनों के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स अलग हैं कि सेम है? दीज आर डिफरेंट, है ना? सो इट मींस लायन की स्पीशीज अलग है और टाइगर की स्पीशीज अलग है, बिकॉज ये मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है। और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स में भी एक लायन जो है वो लायन के साथ ही रिप्रोड्यूस करेगा और लायन कब बनेगा, है ना? और जो टाइगर है वो टाइगर के साथ ही रिप्रोड्यूस करेगा और आगे टाइगर के ही ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, ऐसे ही होता है। सो इट मीन्स कि ये इनकी अलग स्पीशीज है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, लायन की स्पीशीज का नाम होता है लियो, LEO। हाँ बिल्कुल हरलीन, उसी पर मैं अभी आऊंगी नेक्स्ट टॉपिक में। और टाइगर की स्पीशीज का नाम है टिग्रिस। ये इनका स्पीशीज नेम है, ये आप नोट कर लें। अगर आप हाँ जी, तो इसको नोट करें कि लायन की स्पीशीज का नेम लियो है और टाइगर की स्पीशीज का नेम टिग्रिस है, ठीक है? सो स्पीशीज क्या होते हैं? वो जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं, जिनके मॉर्फोलॉजिकली सेम है वो एक ही स्पीशी में आएंगे, ठीक है? अब हम आते हैं जीनस पर। अब जीनस क्या होता है? अब डिफाइन करना आपके लिए इजी हो जाएगा। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, जो सिमिलर स्पीशीज होंगे उनके ग्रुप को हम जीनस कहेंगे। डेफिनेशन तो सबको इजी होगी ना करनी, ठीक है? अब जैसे एग्जांपल है लायन और टाइगर, हमने अभी करके हटे हम। लायन और टाइगर जो है, इनकी स्पीशीज अलग अलग है, लेकिन इनका जीनस जो है वो सेम है। जीनस सेम है और उनके जीनस का नाम क्या है? पैंथेरा, ठीक है? सिमिलरली हॉर्सेस एंड जेब्रास, उनके जीनस का नाम है इक्रूस।
सो मैंने अभी आपको लायन और टाइगर बताया था कि इनकी स्पीशीज अलग अलग हैं, क्योंकि ओके विशाल मैं रिपीट कर रही हूँ, सुने ध्यान से। जो लायन है और टाइगर है, क्योंकि वो मॉर्फोलॉजिकली देखने में डिफरेंट है, ठीक है, उनका बाहर से एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है वो डिफरेंट है, तो इसलिए उनकी स्पीशीज अलग अलग है। लेकिन ये जो दो अलग अलग स्पीशीज हैं, इनमें भी कुछ कॉमन चीजें हैं, ये रिलेटेड है एक दूसरे में, लायन और टाइगर एक दूसरे से सिमिलर है। तो इसलिए जो दो स्पीशीज हैं अगर उनमें कुछ सिमिलैरिटी होती है तो वो एक जीनस बना देते हैं। तो जीनस क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। बच्चे ये आपको प्रेजेंटेशन पूरी की पूरी सेंड होगी, ठीक है? तो आपने, हाँ बट जो चीजें मैं एक्स्ट्रा लिख रही हूँ वो चीज आप साथ के साथ जरूर नोट करते रहें, क्योंकि वो फिर आपको उसमें शो नहीं होगी, तो आप वो चीज नोट करें, ठीक है? सो लायन और टाइगर दो अलग अलग स्पीशीज हैं, बट उनमें कुछ रिजेम्बलेंस है, उनमें कुछ रिलेटेडनेस है, सिमिलैरिटी है, तो उनका जीनस जो है वो सेम है, दोनों सेम जीनस में आते हैं। मतलब इन शॉर्ट में बताऊं, एक जीनस है पैंथेरा जिसके अंदर दो स्पीशीज आ जाती है, लियो की और टाइगर की, मतलब लायन और टाइगर, और बाकी लेपर्ड और चीता, इनकी भी, ये सारे जो अलग अलग स्पीशीज हैं इन सबका जीनस क्या है? सेम। जीनस का नाम क्या है? पैंथेरा, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये टर्म दिख रहा है ना सबको? बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग, नामकरण करना। मैंने आपको पहले भी बताया था टेक्सोनॉमी में क्या होता है, क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग, तो उस नेमिंग को हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। जैसे हिंदी में हम नामकरण कह देते हैं, तो इंग्लिश में हम उसको क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर, ठीक है? बिल्कुल, करिश्मा ने आगे भी बता दिया। बाइनोमियल का मतलब, बाय का मतलब होता है टू, बाय का मतलब होता है टू, तो टू वर्ड्स का हमने नेम देना है, टू वर्ड्स वाला नेम देंगे तो दैट विल बी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है? सो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में अब वो दो वर्ड्स कौन से होंगे? उसमें द फर्स्ट वर्ड विल बी जीनस नेम एंड सेकेंड वर्ड विल बी स्पीशीज नेम। तो ये जो नेम होगा ये उसका साइंटिफिक नेम या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंगो जो है, मैंगो का नेम, साइंटिफिक नेम इन्होंने लिखा हुआ है मैंगीफेरा इंडिका। ये दो वर्ड्स है ना, मैंगीफेरा एक वर्ड है और इंडिका सेकेंड वर्ड है। सो जो फर्स्ट वर्ड है ये क्या होता है? ये जीनस नेम होता है, मतलब मैंगो जो है वो जिस जीनस को बिलोंग करता है वो मैंगीफेरा है, और उसकी जो स्पीशीज है इट इज इंडिका। हाँ सत्यम बड़े खतरनाक खतरनाक नाम ले रहा है, ठीक है? तो आपको इतने सारे नाम याद नहीं करने हैं, आपको एनसीईआरटी में जितने दिए हुए हैं ना सिर्फ वही याद करने हैं, थोड़े बहुत, ठीक है? फिलहाल आपके इस पेपर के लिए ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ नेम और एग्जाम्पल, नेम और एग्जाम्पल आना चाहिए। जैसे मैंगीफेरा इंडिका है, तो फर्स्ट नेम जीनस नेम होता है, सेकंड नेम स्पीशीज नेम होता है, ठीक है? अब एक रूल है, एक नहीं एक्चुअली दो रूल्स हैं। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 कहता है कि हमेशा जो हमारा जीनस नेम है, जीनस नेम का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। जो जीनस नेम है उसका फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, और जो स्पीशीज नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर है इट शुड बी स्मॉल, ये कैपिटल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल करिश्मा, अब आप देख सकते हैं इसमें भी जो साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका लिखा हुआ है ना, तो मैंगीफेरा इंडिका में क्या है? जीनस नेम मैंगीफेरा कैपिटल में लिखा हुआ है, और इंडिका का आई जो है वो स्मॉल में लिखा हुआ है। तो आपने इस चीज का खास ध्यान रखना है बायनोमियल नोमेनक्लेचर में। और रूल नंबर 2 क्या है? नॉर्मली रूल ये होता है कि इनको हम हमेशा, ये जो साइंटिफिक नेम है इसको हम इटैलिक्स में लिखते हैं। अब आप भी देखोगे ना इस टेक्स्ट में भी ये इटैलिक्स में ही लिखा हुआ है, बट क्योंकि हम नॉर्मली अपने उसमें इटैलिक्स में नहीं लिख पाते तो हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। अगर आप इटैलिक्स में नहीं लिख रहे, हम टाइप कर रहे हैं, तो टाइप में तो हम इटैलिक्स कर सकते हैं, राइटिंग में कभी कभी इटैलिक्स नहीं लिखा जाता ना, पता ही नहीं चलता, सो हम उस टाइम क्या करते हैं, हम उसको अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये रूल्स आपने बायनोमियल नोमेनक्लेचर के ध्यान में रखने हैं, ठीक है?
अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ पोटैटो का, पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरोजम, तो सोलेनम क्या हुआ, उसका जीनस का नेम हो गया, और ट्यूबरोजम स्पीशीज नेम हो गया, है ना। हाँ जी सत्यम, गुड। तो ये चीज क्लियर हुई कि हमने नॉर्मल बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कैसे देना है। इसमें दो चीजें जरूरी है, जीनस नेम और स्पीशीज नेम, ठीक है। सो अब मुझे आप लोग ये रूल्स को ध्यान में रखते हुए, रूल नंबर 2 आप अभी फिलहाल इग्नोर कर सकते हो, इन रूल्स को फॉलो करते हुए आप मुझे लायन और टाइगर का साइंटिफिक नेम चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ। बट यू हैव टू कीप इन माइंड द रूल नंबर 1, लायन और टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या बना। लिखिए चैट बॉक्स में। अंश सिंह पैंथेरा लियो, बिल्कुल सही, अंश ने बिल्कुल प्रॉपरली लिखा है। सत्यम पैंथेरा टिग्रिस के स्पेलिंग थोड़े से गलत है, एंड पैंथेरा लियो स्पेलिंग बच्चे स्पेलिंग थोड़े से गलत है। कृष्ण ने बिल्कुल सही लिखा है, बट पी कैपिटल नहीं किया। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। अभी तो चलो टाइप करते हुए गलती हो गई, बट ये होनी नहीं चाहिए। गुंजन ने बिल्कुल सही लिखा है, बट पैंथर नहीं पैंथेरा। हाँ, भूमिका का आंसर सही है, पैंथेरा लियो। सुहानी ने भी सही लिखा है। हाँ जी, बट आप अभी स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हैं कुछ बच्चे, मैं देख रही हूँ स्पेलिंग मिस्टेक्स। लायन का नेम इज पैंथेरा लियो। अब पैंथेरा का पी शुड बी कैपिटल एंड एल शुड बी स्मॉल, ठीक है। एंड टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस। सुहानी यस, बिल्कुल सही। गुरु ने भी सही आंसर दिया। बस आपने स्पेलिंग ध्यान रखना है, और ये कैपिटल और स्मॉल लेटर का भी ध्यान रखना है, ठीक है। गुंजन सही है। क्लियर हुआ। यस विशाल, इट मीन्स आप लोगों को ये चीज समझ आ गई है ना, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर आप लोगों को क्लियर हो गया। दैट्स ग्रेट, गुड। उसके बाद की जो डेफिनेशंस हैं ये बहुत सिंपल है। फैमिली, फैमिली का मतलब क्या होगा, वन और मोर रिलेटेड जेनेरा, जेनेरा जीनस का प्लूरल है। सो आगे आगे डेफिनेशंस बड़ी सिंपल हो जाएंगी। वन और मोर रिलेटेड जेनेरा इज कॉल्ड फैमिली। अब इसमें हो गया कैट्स, कैट्स का जीनस नेम होता है फेलिस, और लेपर्ड्स का या टाइगर का या लायन का जीनस नेम होता है ग्रुप ऑफ जेनरा, बिल्कुल सुहानी, पैंथरा। तो ये दो अलग अलग जीनस को बिलोंग करते हैं, कैट्स अलग जीनस को बिलोंग करते हैं, लेपर्ड्स अलग जीनस को बिलोंग करते हैं, लेकिन इनकी फैमिली क्या है, सेम। तो इनकी फैमिली का नाम क्या है, फेलिडे। कैट्स हो गए, लायन हो गए, टाइगर हो गए, ये सारे दे बिलोंग टू सेम फैमिली कॉल्ड फेलिडे, ठीक है। फैमिली के बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज। डेफिनेशन में तो अब देखो कुछ डिफिकल्टी है ही नहीं, डेफिनेशन तो हमें बहुत सिंपल हो गया ना डिफाइन करना, वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज। यस, हैप्पी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज हो गया ऑर्डर, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ। फेलिडे हम अभी करके आते हैं, फेलिडे हम किसको कहते हैं, कैट फैमिली को। और कैनिडे अभी किसी ने चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताया, अंश ने बिल्कुल सही, कैनिडे इज डॉग फैमिली। अभी दो अलग अलग फैमिलीज हैं, ठीक है। कोई बात नहीं गौरव, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया ना दे विल गेट द रिकॉर्डिंग, कोई बात नहीं। अभी ध्यान से सुन लो अभी वाला पार्ट। सो फेलिडे इज कैट फैमिली एंड कैनिडे इज डॉग फैमिली। इन दोनों फैमिलीज को ये, इनमें कुछ रिलेटेडनेस है, इनमें कुछ कॉमन है, तो इनका ऑर्डर जो है वो सेम है, और इनका ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा। दे बिलोंग टू विच ऑर्डर, ऑर्डर कार्निवोरा, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। अब क्योंकि मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ना, मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रही, तो मैं हर एक ऑर्डर हर एक फैमिली का एग्जाम्पल नहीं दे सकती। आपको भी पता है कि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आपका एग्जाम्स बिल्कुल सिर पर है, तो हमें जल्दी जल्दी रिवाइज करना है, तो मैं आपको एक एक एग्जाम्पल देकर समझा रही हूँ, ठीक है। बाकी आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगी, तो आप सारे एग्जाम्पल्स इन डिटेल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों।
फिर आ गया क्लास। क्लास क्या होता है? ग्रुप ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स। बिल्कुल हैप्पी, तो देखो एडवांस में आंसर दे रहा है, दैट्स वेरी गुड। वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स को हम क्या बोलते हैं? क्लास। सिमिलरली फाइलम। अब फाइलम के लिए ना दो वर्ड्स यूज होते हैं, फाइलम भी यूज कर सकते हैं, डिवीजन भी यूज कर सकते हैं। फर्क ये है कि फाइलम हम एनिमल्स के लिए वर्ड यूज करते हैं और डिवीजन वर्ड हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। हम कहते हैं एनिमल्स जो हैं उनके डिफरेंट फाइलम्स होते हैं, प्लांट्स की डिफरेंट डिविजन्स होती हैं। हम प्लांट्स के लिए फाइलम वर्ड यूज नहीं करते, ये याद रखना है। पी फॉर प्लांट्स, पी फॉर फाइलम, ये एक दूसरे के साथ यूज नहीं करना, ठीक है। और फिर आगे आ गया किंगडम। ये होती है सबसे हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये हो गया प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ये तो नाम आपने सुना ही होगा, है ना। हाँ, मैमल एक फाइलम है जो एनिमल किंगडम के अंडर आता है, बिल्कुल। एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम्स होंगे और मैमल जो है वो उस फाइलम में आता है। मैमल हो गया, एवीज हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, ये सारे फाइलम्स हैं। फिर हर एक फाइलम आगे डिवाइडेड है क्लासेस में, ठीक है। इस तरह से आगे डिवीजन है। वो टेबल मैंने आपको दे ही दिया और उसको याद करने का तरीका भी बता दिया है, ठीक है। अब मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ टेक्सोनॉमिकल एड्स। ये सिलेबस में वैसे आपके नहीं है, इसमें सिर्फ हम हर्बेरियम करेंगे, ठीक है, और कीज करेंगे। तो मैं आपको वैसे शॉर्ट में बता देती हूँ बिकॉज अब मैं मेनली आपको क्वेश्चंस करवाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा टाइम कम रह गया है, तो आई वांट कि हम क्वेश्चंस पर आ जाएं। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब क्या होता है? फर्स्ट एड वर्ड सुना है बच्चों? फर्स्ट एड क्या होता है? एड का मतलब होता है हेल्प, द वेरी फर्स्ट हेल्प, है ना। बिल्कुल सही सकते हैं। सो टेक्सोनॉमिकल एड का मतलब क्या हो गया? वो चीजें जो हमें टेक्सोनॉमी जानने में हेल्प करती है, हमें क्लासिफाई करने में हेल्प करती है, हमें ऑर्गेनिजम्स को नेमिंग करने में और आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। तो उन टेक्निक्स को, उन प्रोसीजर्स को या उस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है। जिसमें से आपको एक हर्बेरियम है। हर्बेरियम इज नथिंग, बस कोई भी प्लांट है, किसी प्लांट का आपको छोटे होते बच्चों एक्टिविटीज देते थे हॉलीडेज होमवर्क में, स्क्रैप बुक में, कि किसी भी प्लांट के पत्तों को सुखाकर उसको स्क्रैप बुक में पेस्ट करके लाना है। तो हम क्या करते थे, हम मैंगो लीव्स ली, हमने उसको सुखा के रख लिया, फिर हमने उनको पेस्ट करा ना। बिल्कुल, अंश को याद है, मुझे भी, हमें भी होती थी ये एक्टिविटी। तो इसी तरह हर्बेरियम भी ऐसे ही काम करता है ना। 6th क्लास में करिश्मा को क्लास भी याद है, बिल्कुल, वेरी गुड। सो हर्बेरियम में प्लांट्स की जो स्पेसिमेन होते हैं उनको ड्राई करके, प्रेस करके, शीट्स पे अच्छे से चिपका कर ड्राई पेस्ट करके रखा जाता है। बिल्कुल सही, गुंजन ने बिल्कुल सही आंसर दिया, ठीक है। और इनको सिस्टमैटिकली रखा जाता है एक स्क्रैप बुक सी बना के, जिसको हम, जब हमें किसी भी प्लांट के बारे में पढ़ना है तो हम उसको इजीली जाके वहां से स्टडी कर सकते हैं उसके बारे में। तो हर्बेरियम क्लियर हो गया। हाँ बिल्कुल, डेड प्लांट्स, क्योंकि वो ड्राई कर दिए, इतने साल पुराने, उनके कुछ पार्ट्स ही होते हैं, प्लांट भी पूरा नहीं होता, प्लांट के स्पेसिमेन ही होते हैं हर्बेरियम शीट्स पे, बिल्कुल। तो वो ड्राइड और प्रेस्ड होते हैं, तो ऑब्वियसली वो डेड होते हैं, ठीक है। फिर होते हैं बोटेनिकल गार्डन्स। ये आपको शायद सिलेबस में नहीं है, बट अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको ये पीपीटी शेयर हो जाएगी, ठीक है। देन इज म्यूजियम। म्यूजियम में प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स को रखा जाता है, जैसे डायनासोर्स के म्यूजियम। विजिट किया है किसी ने डायनासोर्स के म्यूजियम? हमें छोटे होते दिखाने लेके जाते थे, बड़ी एक्साइटमेंट से जाते थे वहां पे, डायनासोर की हड्डियां या कुछ पुराने रिमेन्स वहां पे वो पड़े होते थे। तो बेसिकली म्यूजियम भी जो है ना, वहां पे प्रिजर्व्ड रखे जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के स्पीशीज, स्टडी और रेफरेंस पर्पज के लिए स्केलेटन्स, बिल्कुल हर्लीन, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। टीवी में भी दिखाया जाता है, बिल्कुल सही। फिर जूलॉजिकल पार्क्स, जू, ये तो हमने विजिट करा ही होगा, है ना। जू में क्या होता है, वाइल्ड एनिमल्स को सेफली रखा जाता है, अंडर सुपरविजन रखा जाता है, ठीक है। फिर हम उनके बारे में वहां पे स्टडी की जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन होते हैं, एक्सटिंक्शन मीन्स खत्म होने वाले होते हैं, उनको वहां पे सेव करके रखा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है टेक्सोनॉमिकल की। टेक्सोनॉमिकल की क्या है? बेसिकली वो एक हेल्प है जो प्लांट्स और एनिमल्स को सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे ना, हमने मतलब एक
चार्ट पे जैसे आपको कहें कि इनके सारे दो चीजें दे दी, इनके बीच में जितने भी, बिल्कुल बुक की तरह है, इनके बीच में जितने भी सिमिलैरिटीज हैं, जितने भी डिफरेंसेस हैं, वो सारे नोट करके रख लिए, नोट्स बना लिए, है ना, प्लांट्स और एनिमल्स के, उनकी सारी कैटेगरीज के प्रॉपर नोट्स बना लिए कि हाँ इसकी ये खासियत है, इसकी ये सिमिलैरिटी है, इसके ये फीचर हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये इस फैमिली में मैच करता है। फिर हमने बाद में उसकी मैचिंग कर दी, फिर उसके बाद में हम उसकी कैटेगराइजेशन कर लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। तो बेसिकली आपने याद क्या रखना है की में कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे जब हम एनिमल्स और प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं, हम उसके नोट्स बना लेते हैं प्रॉपर्ली, हम उनकी सारी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस नोट कर लेते हैं और फिर बताते हैं कि वो एक्चुअल में किस फैमिली या किस जीनस या किस स्पीशी को बिलोंग कर रहा है। तो दैट मेथड इज कॉल्ड की, उसको हम की बोल देते हैं। ठीक है, सो अब हम आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, वो है हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, सो अब मैं पोल जनरेट करूंगी। पोल यूज करना सबको आता है ना, अगर आप फोन यूज कर रहे हैं तो नीचे 3 डॉट्स पे जाओगे, 3 डॉट्स पे जाने के बाद एक्टिविटीज पे जाओगे, एक्टिविटीज के बाद आपको पोल्स मिलेगा। ठीक है, ओरिएंटेशन में आपको ये सब समझाया ही होगा, बिल्कुल। सो अब आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन मैंने रख दिया है और पोल जनरेट कर दिया, लॉन्च कर दिया। तो अब आपने जाकर पोल्स में इसका आंसर देना है और मुझे पता लगता रहेगा कि कितने बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो मुझे, अगर 29 बच्चों की क्लास है ना, 28 बच्चों की, तो मुझे सबके आंसर चाहिए। चले जाके वोट करें पोल्स में, क्वेश्चन पढ़ें ध्यान से एंड देन वोट। एक वोट आया अभी तक, बाकी बच्चे सो तो नहीं गए? ओके, आंसर नहीं देना, चैट में आंसर नहीं देना, मुझे चैट बंद ही कर देती हूँ मैं, नहीं तो फिर बच्चे चैट में आंसर करेंगे। भूमिका आंसर नहीं करना चैट में, सिर्फ पोल्स पे आंसर करना है। अभी तक 10 वोट्स आए हैं, 13, गुड। 15 वोट्स, आई होप सारे अटेंटिव हैं, सो तो नहीं गया कोई? अभी तो टाइम भी नहीं हुआ सोने का बच्चों। 17 वोट्स, 21, वेरी गुड, इट मीन्स मेजोरिटी ऑफ द क्लास सुन रही है, गुड। 23 वोट्स, अरे वाह। 28 या 29 की तो स्ट्रेंथ है, उसमें से भी 24 बच्चों ने वोट किया, दैट्स प्रिटी मच गुड। चलो अब मैं ये पोल बंद कर दूं, फिर हम आंसर डिस्कस करें। आई विल एंड दिस पोल नाउ। 24 वोट्स आए हैं, उसमें से 24 में से सिर्फ 50% बच्चों ने सी ऑप्शन सिलेक्ट किया है। अब मैं पूछ सकती हूँ कि बाकी बच्चों ने बी क्यों किया है और ए क्यों किया है? इसका आंसर तो सी है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब इसका रीजन भी सुन लो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? इट मीन्स इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, एक दूसरे पे इंटरफेयर नहीं कर रहे। वो कौन सी दो प्रोसेसेस हैं जो एक दूसरे में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अगर ग्रोथ हो रही होती है तो वो रिप्रोडक्शन को अफेक्ट नहीं करती, रिप्रोडक्शन ग्रोथ में इंटरफेयर नहीं करती। अब आप जैसे एग्जांपल लो, कई बच्चों ने ए किया है, ए कैसे हो सकता है? अगर न्यूट्रिशन हमें नहीं मिलता तो क्या ग्रोथ होगी? नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ये म्यूचुअली इंक्लूसिव है। लेकिन क्वेश्चन था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बच्चों यहाँ पे आपको थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ेगा। वर्ड इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव विच मीन्स कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही। कॉन्शियसनेस तो न्यूट्रिशन पर डिपेंड कर रही है। अगर मैं आपके सामने कुछ टेस्टी फूड रखूंगी, आपको पता है कि ये फूड अच्छा है, तो आप उसको खाएंगे, न्यूट्रिशन है ना। तो आपको पता है, अगर आप अपना, मतलब कॉन्शियसनेस का मतलब है अवेयरनेस, तो अवेयरनेस और न्यूट्रिशन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। आपको पता है मुझे क्या चीज खानी है, क्या चीज नहीं खानी। हम खाना खाते हैं, अब हम प्लेट को थोड़ी खा जाते हैं, बिकॉज वी नो, हमारी कॉन्शियसनेस है ना, हमें पता है कि हमें क्या चीज खानी है और क्या चीज नहीं। सो ये भी म्यूचुअली इंक्लूसिव है। बहुत बच्चों ने बी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। सो द आंसर इज सी। ये क्लियर हुआ सबको? अब मैं आपके चैट्स ऑन कर दूं, एक मिनट। हाँ, अब अगर किसी को इस चीज में अभी भी डाउट है ना, तो आप लोग पूछ सकते हैं चैट में कि मैम हमें समझ नहीं आया। अब क्लियर हो गया? ठीक।
अब सेकंड क्वेश्चन दूं आप लोगों को, आर यू गाइस रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 2? हाँ, विशाली सिंह, वेरी इजी। यस गौरव, यस म्यूचुअली इंक्लूसिव है। ए इंक्लूसिव मींस एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। करिश्मा पोल का ऑप्शन अभी मैंने किया नहीं है, अब नहीं आएगा। अभी जब मैं नेक्स्ट पोल जनरेट करूंगी ना सेकंड क्वेश्चन देने के बाद, नाउ यू चेक, अब मैं पोल लॉन्च करूंगी। पहले भी नहीं आ रहा था, ऐसे कैसे हो सकता है? बाकी सबने तो आंसर दिया है। अब आप जाओ एक्टिविटीज पर जाकर देखो, 3 डॉट्स के बाद एक्टिविटी पर जाओ और उसके बाद सिलेक्ट करो, पोल्स लिखा होगा वहां पे। कोई भी चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, पोल्स में जाकर यहाँ आंसर करेंगे सब। अभी तक सिर्फ 7 बच्चों का वोट आया है, बाकी पिछली बार से तो ज्यादा ही आना चाहिए। जल्दी से जाओ बच्चों, वोट करो। डन सुहानी, गुड, बस आंसर नहीं करना चैट बॉक्स में। गुड। अब ये कौन है? एके नाइट्रो गेमर, मुझे नाम कैसे पता चलेगा बच्चा आपका? अंजलि, ओ माय गॉड, कोई सोच सकता है कि अंजलि है यहाँ पे? आगे से अपने नाम ना सही करके आना है सबने। गुड। अभी तक 19 बच्चों के वोट आए हैं, बाकी ओके ओके, भाई का फोन है, ठीक है। बट ट्राई करना कि नेम अपना उस पर चेंज कर लो आप। 20 वोट्स, बाकी बच्चे कहाँ गए? क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, पोल्स पे जाके आंसर करो। अभी तक 22 बच्चों का वोट आया है। सो ओके, सो नाउ आई विल बी एंडिंग दिस पोल। ठीक है, हो गया, सबने कर दिया ना? ठीक। सो 22 में से मेजोरिटी बच्चों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया था, और जिन्होंने भी डी ऑप्शन सिलेक्ट किया है वो सारे सही हैं, क्योंकि ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ग्रोथ में क्या आता है। ग्रोथ में दो चीजें इन्वॉल्व हैं, वन इज इंक्रीज इन मास, मास का इंक्रीज होना, और दूसरा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होना। हाँ बिल्कुल, इंक्रीज इन सेल मास एंड इंक्रीज इन सेल नंबर। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी तभी इंक्रीज हो रहे हैं ना, ग्रोथ हो रही है तभी तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो बाकी दो ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते ना, ये तो हो ही नहीं सकते। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन में, ओहो गलती से हो गया, ठीक है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाता है वो सेल, ग्रोथ, ग्रोथ छोड़कर बच्चा रिप्रोडक्शन। लेकिन इंडिविजुअल्स मतलब इंडिविजुअल सेल्स वो भी एक तरह से ग्रोथ ही है, बाकी और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। डिफरेंशिएशन में देखो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसमें तो ग्रोथ बिल्कुल रुक ही जाती है, सेल ग्रो करना बंद कर देता है और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाता है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस का ग्रोथ से लेना देना नहीं है। सो इसीलिए इसका आंसर हो गया डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दूं आप लोगों को अब मैं? ठीक है, करिश्मा अब हो गया, आपके पोल्स आ गए अब? ठीक है, गुड, चलो गुड। ओके, तो मैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पे अभी मैंने पोल जनरेट नहीं किया, कर रही हूँ बच्चे, कर रही हूँ, लॉन्च नहीं किया, अभी मैं क्वेश्चन दे रही हूँ पहले आपको। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो और फिर उसके बाद पोल का आंसर दो। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसमें तो सबका मुझे 100% बच्चों का आंसर सही चाहिए, लिखना नहीं है, आंसर लिखेगा नहीं कोई। गुड, अंजलि कर लिया तो वेरी गुड।
वेरी गुड, 16 बच्चों ने वोट दिया अभी तक, 17 और 17 के 17 बच्चों ने सही किया है। इट मीन्स आप लोगों को समझ आ गई। इससे पता लगता है कि आप लोग कितने अटेंटिव थे क्लास में। वेरी गुड। एक बच्चे ने बीच में गलत ऑप्शन करा है। कौन है वो जिसने सी ऑप्शन सिलेक्ट किया है? इसका आंसर तो बच्चा को पता होना चाहिए ना। सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। तो इसका आंसर क्या है? ए। कौन है ऐसे जिसने बी और सी ऑप्शन सिलेक्ट किया है? ऐसे बच्चे बीच में एक एक बच्चे जिन्होंने बी और सी सिलेक्ट किया है, अपने आप बताओगे कौन है वो? बिल्कुल आंसर ए है। ओके, हैप्पी का गलती से हो गया। मैं भी सोचूं इतना इजी आंसर कैसे गलत कर दिया आप लोगों ने। हाँ, ये बहुत इजी था, है ना? सो इट मीन्स आप लोगों को ये क्लियर हो गया। ओके, एक क्वेश्चन ना अब मैं आप लोगों से पूछूंगी, जिसका नाम लूंगी वो अपना माइक अनम्यूट करके आंसर देगा, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, आप ही गलत हो गया। अब ध्यान रखना है, अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे, जिसका मैं नाम लूंगी सिर्फ वो अपने आप को अनम्यूट करेगा और मुझे आंसर करेगा, ठीक है? सो काजल कुमारी, बच्चे आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझे आंसर दें। व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? और कोई नहीं बोलेगा, ओनली काजल विल आंसर। काजल कुमारी, अगर जिसकी भी आईडी है। हाँ जी काजल, आप सुन रहे हो? हाँ जी, कैन यू डिफाइन सिस्टमैटिक्स क्या होता है? मैम सिस्टमैटिक वो 7 किंगडम्स थे। नहीं, ऐसा तो नहीं था। गौरव जैन आंसर करेंगे? गौरव जैन, बच्चे अपना माइक अनम्यूट करके, जिसका नाम ले रही हूँ सिर्फ वो। मैं डेली पूछा करूंगी, सबकी बारी आएगी, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, मुझे पता है किन किन को आता है, मुझे पता लग गया। गौरव जैन, अपना माइक अनम्यूट करके। दो गौरव हैं, गौरव जैन को पूछा है मैंने। सुन रहे हो बच्चे? ओके, हर्षिता मैम मैं शर्मा, कौन सा? कैन यू आंसर व्हाट इज मैं कौन सिस्टमैटिक्स? सा? विशाल आप नहीं, रुको। हर्षिता शर्मा। ओके चलो, दूसरे वाले गौरव को ऑप्शन देते हैं। हाँ जी गौरव, आप अनम्यूट करके आंसर करें, व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? हाँ जी गौरव कंप्यूटर, आप करें आंसर। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, बिल्कुल सही। बोलकर कौन बताएगा? अंजलि आप बताओगे? Evolutionary relationship between organisms. ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक। बिल्कुल, सत्यम ने देखो कितना अच्छा आंसर दे दिया, टेक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जानना। ठीक है, अंश ने भी बिल्कुल सही आंसर किया है, गुड, बिल्कुल। सिस्टमैटिक्स इज नॉट सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। इसमें बच्चे हरलीन आपको मेन टर्म जो याद रखने हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप वर्ड जो है ना, ये जरूर याद रखना है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, इसको डिटर्मिन करने को हम कहते हैं सिस्टमैटिक। समझ आया? क्लियर? ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही ये जब पीपीटी आपको शेयर हो जाएगी ना, तो आपको और भी एक दो क्वेश्चंस हैं, वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? सो अभी फिलहाल हम इतना ही करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में है ना, हम इतना ही कर सकते हैं कवर। सो किसी को कोई डाउट है? आज की क्लास कैसी लगी आप सबको? समझ आया सब प्रॉपर? सबको समझ आया? बढ़िया समझ आया अंश? चलो गुड। सुहानी इज ऑल्सो सेइंग ऑसम, चलो वेरी गुड। करिश्मा, ठीक है, मुझे काफी बच्चों के नाम याद हो गए। हाँ जी, अब मेरी क्लास बच्चे, अब आई थिंक आज ट्यूसडे है, तो अब आपकी फ्राइडे को क्लास होगी। नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, आज या कल में मिल जाएगी पक्का। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसमें क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। चलो
सो अब हम लीव कर सकते हैं सब, गुड टू लीव। इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस विद यू गाइस। मिलेगी बच्चे, मिलेगी। अभी मैं यहाँ से सेंड करूंगी ना तो आगे आपको ग्रुप्स में मिल जाएगी। नीट के लिए वैसे तो एनसीईआरटी इनफ होती है, बट कुछ कंसेप्ट हम बाहर से भी करेंगे। हाँ जी, अगली क्लास भी आपकी मैं ही लूंगी, बायोलॉजी की मैं ही लिया करूंगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, यू वेलकम। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बच्चों।